मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा की गहराई में सीधा उतरते हैं। ये महज किसी मादक पदार्थ की बात नहीं है, बल्कि ये सत्ता, पैसे और उस झूठे रुतबे का नशा है जो इंसान के उसूलों और उसकी सोच को अंदर तक खोखला कर देता है। चलिए, बिना किसी देरी के दो दोस्तों के बीच के इस जबरदस्त वैचारिक टकराव को करीब से समझते हैं। यहां इस तुलना को देखिए। एक तरफ हमारा मुख्य पात्र है जो एक गरीब क्लर्क का बेटा है और अमीरों से सख्त नफरत करने का दावा करता है, और दूसरी तरफ उसका दोस्त ईश्वरी है, एक रईस जमींदार का बेटा जिसके लिए सुख सुविधाएं और नौकर चाकर कोई बड़ी बात नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक आम तरीका है। इन बहसों पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। मुख्य पात्र कितनी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करता है, जमींदारों को सीधे खून चूसने वाली जोंक कह डालता है, लेकिन दूसरी तरफ ईश्वरी असमानता का एक बहुत ही हल्का सा बचाव करता है, वो भी बिना अपना आपा खोए। ये साफ दिखाता है कि जिसके पास सच में पैसा और ताकत होती है, उसे अपनी बात साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं कहानी की उस मोड़ पर जहां से इस पूरे नाटक की शुरुआत होती है। झूठी पहचान का जन्म और रियासत की ओर उनकी यात्रा। रियासत पहुंचते ही ईश्वरी के इस सफ़ेद झूठ को सुनिए। वो बड़ी ही चालाकी से अपने गरीब दोस्त को एक सनकी गुप्त करोड़पति बना देता है जो महात्मा गांधी का भक्त है और इसीलिए सादे कपड़े पहनता है। महज कुछ शब्दों में उसने गरीबी को एक महान आदर्श का रूप दे दिया। अब सबसे अहम और हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद भी मुख्य पात्र ने इसे सुधारा नहीं, बल्कि सच कहें तो वो इस झूठी इज्जत के नशे में मजे से डूबने लगा। बिना कुछ किए मिल रहे इस सम्मान ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और यहीं से शुरू होता है धन का नशा और उसूलों की एक बहुत ही तेज गिरावट। अहंकार में डूबने की ये सीढ़ियां देखिए। पहले नौकरों से खुशी खुशी पैर धुलवाना, फिर बिल्कुल सही समय पर बिस्तर लगाने की मांग करना, और हद तो तब हो गई जब एक शाम लैंप ना जलने पर वो मुंशी जी पर बुरी तरह भड़क गया। ये उसका कदम दर कदम पाखंड की तरफ बढ़ना था, बिल्कुल किसी जन्मजात सामंत की तरह। ये बदलाव वाकई अविश्वसनीय है। जो आज़ाद ख्यालों वाला लड़का हॉस्टल में अपने कपड़े खुद धोता था और अमीरों के नखरों का मजाक उड़ाता था, वही अब नौकरों से पंखा झलवाने और नहलाने को अपना पैदाइशी हक समझ रहा है। सोचिए, मैं इस कुछ ही दिनों में विचार कितनी जल्दी बदल जाते हैं। चलिए अब इस झूठे जमींदार के अहंकार और उसके खोखले सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। इस वादे पे गौर कीजिए। अपनी झूठी रईसी को असली और महान दिखाने के लिए वो एक स्थानीय ठाकुर नौकर से ये बिल्कुल खोखला और झूठा वादा कर बैठता है कि आज़ादी मिलते ही वो सारी ज़मीन किसानों को दे देगा। एक ऐसा दिखावा जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। और इस एक हल्के से झूठ का ज़मीनी असर देखिए। वो ठाकुर नौकर जमीन मिलने के झूठे नशे में इतना चूर हो जाता है कि शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटता है और गांव के महाजन से लड़ाई मोल ले लेता है। सत्ता का झूठा अहंकार सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे माहौल को कैसे बर्बाद करता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन ये भ्रम हमेशा नहीं टिक सकता था। छुट्टियां खत्म होती हैं और सामना होता है तीसरे दर्जे की वास्तविकता से, जब शुरू होती है घर वापसी की यात्रा। इस वापसी के सफर में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कीजिए। खचाखच भरे तीसरे दर्जे के डिब्बे में जब एक गरीब यात्री की गठरी बार बार मुख्य पात्र के चेहरे से टकराती है तो उसका सारा गरीबों का हितैषी होने का नाटक खत्म हो जाता है। वो अपना आपा खोकर उस गरीब आदमी को जोर जोर से तमाचे जड़ देता है। ये पाखंड की चरम सीमा थी। जाहिर है इस हरकत पर डिब्बे में बैठे लोगों का गुस्सा फूटना ही था। ये तीखे सवाल सीधे उसी पर दागे गए। क्या अमीर होकर आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये बिल्कुल वही सवाल था जो कभी वो खुद जमींदारों से पूछा करता था। एक ही झटके में उस नकली कुंवर साहब का सारा गुब्बारा फूट गया। आखिरकार वो समय आ ही गया जब खुमारी पूरी तरह से उतरती है और वास्तविकता लौट आती है। What an idiot you are, बीर। ईश्वरी की ये एक फटकार उस ठंडे पानी के छींटे की तरह थी जिसने मुख्य पात्र को उसके इस भयानक भ्रम से झकझोरकर बाहर निकाल दिया। जो ईश्वरी खुद एक रईस था, वो भी इस हिंसक व्यवहार को देखकर सन्न रह गया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कहानी हमें इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या मानवीय नैतिकता और सिद्धांत वास्तव में सच्चे होते हैं या वे केवल भ्रष्ट होने का अवसर ना मिलने का परिणाम है? क्या वो आदर्श महज इसलिए थे क्योंकि उसे कभी विलासिता का स्वाद चखने को नहीं मिला? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है।